नमस्कार दर्शक बंधु मु आशुतोष केमिकल फ्री फार्मिंग बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल आपको स्वागत जनावछि। आज आम जानिबा गुजरात रो राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ठारू जैविक चाष कौन, रासायनिक चाष कौन और आम जानिबा प्राकृतिक चाष कौन, को चाष कले आम दी पैसा इनकम करबा, भलो खाइबा को देबा और निजे खाइबा, ए विषय जानिबा। चलंतु आम तांकर कहितबा कथा आम देखिबा। प्राकृतिक खेती की ओर मैं कैसे आया। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है, 1,500 बच्चे 19 प्रांतों के वहां पढ़ते हैं। 200 एकड़ हमारी गुरुकुल की जमीन है। मैं उस पे यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सब कुछ डलवाता था, वही खेती करता था। एक बार धान हमने लगाया और खेती कर्मचारी जो था वो उसमें स्प्रे कर रहा था। स्प्रे करते करते वो उसके दिमाग में, मगज में दवाई चढ़ गई, वो बेहोश होकर खेत में गिर गया। दूसरा मजदूर साथी दौड़ा मेरे पास आया कि जी वो बेहोश होकर गिर गया। हम उसको उठा के लाए, अस्पताल में भर्ती कराया। 3 दिन में उसकी जान तो हमने बचा ली। लेकिन मैं अखबारों में पढ़ता था, भारत देश में हजारों किसान दवाई छिड़कते हुए गंध मात्र से मर जाते हैं। तो इस घटना ने मेरे को विचलित कर दिया और मैंने विचार किया, इस खेती कर्मचारी ना, इस बेचारे ने न तो ये दवाई पी थी ना उसने वो दवाई खाई थी। स्प्रे करते गंध मात्र में जो बेहोश हो गया। मेरे पास माता पिता ने 1,500 बच्चे सौंपे हुए और मैं उनको वो भोजन देता हूं, मैं उनको वो दूध देता हूं, मैं उनको साग भाजी अन्न देता हूं जिसमें सीधा ही जहर का स्प्रे करता हूं। तो मैंने उस दिन संकल्प लिया कि मैं अब इस जहर वाली खेती को नहीं करूंगा। वहां से मेरे में एक परिवर्तन आया और उसका फिर मैंने तरीका क्या ढूंढा। डॉक्टर हरिओम जी यहां पर बैठे हुए हैं, इसी यूनिवर्सिटी के सीनियर वो साइंटिस्ट रहे हैं। उन दोनों ये कुरुक्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया थे। मैंने इनसे सलाह ली, डॉक्टर साहब मैं रासायनिक खेती को छोड़ना चाहता हूं, इसका विकल्प क्या है। इन्होंने कहा इसका विकल्प जैविक खेती है। ध्यान से सुनना इस बात को। जैविक खेती क्या है मेरे को नहीं पता था। इन्होंने कहा हम ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। हमारे कर्मचारियों ने और मैंने खुद भी वो ट्रेनिंग ली। उसमें पक्के गड्ढे बनाए गए, गोबर की खाद डाली जाती है। जो केचुआ प्रयोग होता भारत का नहीं, वो विदेश से आयात किया जाता है। जैविक खेती में जो केचुआ प्रयोग होता है वो टेम्परेचर बढ़ता तो भी मर जाता है और डाउन होता तो भी मर जाता है। वो केचुआ मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है और उसको पेट से निकालता है। 1.5-2 महीने में उस गड्ढे को खा पी करके वो केचुए तैयार करते, फिर उसको छलनी से छानते, केचुए ऊपर आ जाते, खाद नीचे आ जाती। बड़ी मेहनत का काम था। मैंने 5 किले में पहले जैविक खेती शुरू की। वो खाद डाला, वो तरीका अपनाया। साल के अंत में सब कीट पतंग खा गए, कुछ नहीं मिला मेरे को उसमें। अगले साल फिर मैंने वही जैविक खेती की, लगभग 50% मिला। तीसरे साल फिर वही मैंने खेती की, लगभग 80% मिला। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, भाई तेरे पास तो गुरुकुल में 200 एकड़ जमीन है। जिस किसान के पास है ही 2-4-5 किले जमीन, वो इस जैविक खेती को करेगा तो उसके तो बच्चे भूखे मरेंगे। मैंने डॉक्टर साहब पे फिर जाके कहा, डॉक्टर साहब इस जैविक खेती को 3 साल करते हो गए, इसमें तो कुछ मिला नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई यही है जैविक खेती। और इसके साथ इन्होंने मेरे को 2 ऐसी पुस्तक दी, उसमें लिखा था कि भारत देश के लोगों का पेट भरने के लिए 2 फसलें मुख्य रूप से योगदान करती हैं, गेहूं और एक चावल। और उस पुस्तक में साइंटिस्ट ने क्या लिखा
कि यदि गेहूं और धान से पूरी फसल प्रति एकड़ पैदा करनी है तो 1 किले में 60 किलो नाइट्रोजन पड़ना चाहिए। कितना? 60 किलो नाइट्रोजन। अब रासायनिक खेती हम करते हैं तो बाजार में जाओ, यूरिया खरीदो, डीएपी खरीदो, एक एक डेढ़ महीने के अंतर से खेत में डाल दो, खाद भी 60 किलो नाइट्रोजन पूरी कर देगा और फसल भी पूरी हो जाएगी। ये तो रासायनिक का तरीका है। लेकिन जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना पड़े तो कैसे करोगे? अब गोबर की खाद में ध्यान करो, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। कितना है? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थी हो, कितना? और आपने कितना चाहिए? 60 किलो। बड़े समझदार विद्यार्थी। अब जुड़ोगे मेरे साथ, मजा आएगा आज आपको। अब 60 किलो नाइट्रोजन गोबर से पूरा करने तो इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। और 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो गेहूं धान का उत्पादन पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ गई यहां तक बात? अब आप किसान हैं, आप में जो जो खेती करते हो हाथ खड़ी करो। वाह भाई वाह, बधाई आपके लिए, सब किसान हैं। क्या आज देश में इतना पशुधन है कि प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद पूरी की जा सके? बोलो, नहीं है। अब मैं मान लेता हूं कर भी लें तो 300 क्विंटल गोबर के लिए कितना पशुधन चाहिए? 30-40, आया ना? किला 1, पशु 40, घर में कुणबा। बताओ किसानों डांगरा न पालेगा, घर न पालेगा। इसका नाम है जैविक खेती, इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगली बात, इतनी गोबर की खाद जिस खेत में पड़ेगी उस खेत के खरपतवार को कोई खत्म कर सके है? आई समझ में? सारा दिन खुरपी लिए बैठा रहो, जो कमाओ वो मजदूर ले जाएगा। इसका नाम है जैविक खेती। नंबर 3, खेत में 2 प्रकार के कीट होते हैं, एक मित्र कीट और एक शत्रु कीट। शत्रु कीट का भोजन मित्र कीट से बिल्कुल दुगना है। जब इतनी गोबर की खाद मिले पड़ेगी तो शत्रु कीट को खुला भोजन मिलेगा और वो ज्यादा पैदा होंगे तो मित्र कीट को खा जाएंगे। उस खेत की बीमारी को कोई खत्म ही नहीं कर सकता। इसका नाम है जैविक खेती। समझ में आई? तीसरी, इतनी गोबर की खाद जहां पड़ेगी वहां मीथेन जैसी गैसेज पैदा होंगी। इसको आपने समझना। हम पर्यावरण को शुद्ध करना चाहते हैं। जैविक खेती पर्यावरण को दूषित करने का काम करती है। उसमें मीथेन भी पैदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होगी, नाइट्रस ऑक्साइड भी पैदा होगी। पर्यावरण उससे शुद्ध हो नहीं सकता। 3 साल मैंने इस खेती को किया, न मेरी लागत कम हुई, ना मेरी मेहनत कम हुई, ना मेरा खर्चा कम हुआ। इसी का परिणाम है कि भारत की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें पिछले 30-40 साल से जैविक खेती को प्रमोट कर रही हैं, लेकिन देश में कहीं कोई इसके मॉडल नहीं बन पाए और लोग इससे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पादन पूरा नहीं मिलता, मेहनत कम नहीं होती, खर्चा कम नहीं होता। तो जैविक खेती बिल्कुल अलग है। आज तक बहुत लोग यही नहीं निर्णय कर पाते जैविक खेती क्या और प्राकृतिक खेती क्या है। तो ये जैविक खेती तो समझ गए ना आप? बोलो ये। अच्छा, अगली बात, आप लोग रसायन मुक्त खेती क्यों नहीं करना चाहते?
इसलिए नहीं करना चाहते कि हमारा उत्पादन घट जाएगा, है या ना? यही है ना समस्या। इसलिए करते हो ना कि हमारी उत्पादन घट जाएगा, ये भय है ना। अब ध्यान करो भाइयों, जैविक खेती में उत्पादन घटता है, मेहनत भी कम नहीं होती, लागत भी कम नहीं आती, लेकिन प्राकृतिक खेती इससे बिल्कुल अलग है। अब प्राकृतिक खेती क्या है इसको समझो। आप कभी किसी जंगल में गए हो? बोलो भाई, कमजोर विद्यार्थियों, जंगल नहीं देखा? जंगल में सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे, वनस्पतियां। अब बोलना है आपने, उन जंगल के पेड़ों में यूरिया कौन डालता है? वहां पर डीएपी कौन डालता है? वहां जंतुनाशक का स्प्रे कौन करता है? वहां गोबर की खाद कौन डालता है? वहां पानी देने कौन जाता है? कोई भी नहीं। और होता क्या है, जब समय आता है जंगल का पेड़ फलों से लद जाता है, और जंगल के हजारों पेड़ों में से किसी भी पेड़ के एक पत्ते को तोड़ो और लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में ले जाओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो धरती माता में आप बाहर से डालते हो वहां पत्तों में, सब में है। भाई और बहनों, जब प्रकृति वहां सब कुछ काम पूरा करती है तो हमारे खेत में क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करे वही नियम हमारे खेत में काम करे। इसका नाम प्राकृतिक खेती है, इसका नाम नेचुरल फार्मिंग है। आई समझ में कि नहीं आई? अभी अगली बात, अब ये जो रासायनिक खेती है इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। आप सब जितने बैठे हैं इनमें ज्यादातर मेरे भाई रासायनिक खेती करते हैं, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डालते हैं, यही है ना? अब इसके दुष्परिणाम देखो क्या। 60 के दशक में जब हरित क्रांति शुरू हुई, डॉक्टर स्वामीनाथन ने, डॉक्टर मैने जैसे साइंटिस्ट ने इसको प्रारंभ किया था। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर जो आज उत्तराखंड में, वहां से शुरू हुई थी। सारे देश की धरती के ऑर्गेनिक कार्बन की जांच की गई थी। वो क्या है? भारत की सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। कितना बोलो? 2 से 2.5%। इसका मतलब भारत देश की सारी धरती ऐसे उपजाऊ थी जैसे जंगल की धरती होती है। आज वही धरती इस रासायनिक खाद और रासायनिक खेती के कारण इस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.3, 0.4 पर खड़ा है। इस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 पे खड़ा है। और कृषि वैज्ञानिकों का कहना है जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ गया वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। समझ में आ गई बात? आप जितने बैठे हो ना यहाँ पे जो रासायनिक खेती करते हो, आप कल जाकर अपनी धरती के सैंपल भेजना। आप सबकी धरती बंजर हो चुकी है। और आप पता क्या बोलोगे? बंजर कहां, हमारी में तो बहुत पैदावार होती है, यही बोलोगे ना? अब इसका उत्तर सुनो। डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति शुरू की, उन्होंने उस समय 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की और बहुत पैदावार उस समय होती थी। सोचो आप भाई, जब 13 किलो में 2.5 किलो में इतना उत्पादन होता था, आज 13 कट्टे डाल कभी पूरा उत्पादन नहीं मिलता। ये कारण क्या है? ये कारण ये है धरती बंजर हो चुकी है। जबरदस्ती यूरिया, डीएपी डाल का पैदावार लेते हो।
अब मैं अगली बात करता हूं। जिस 1 एकड़ में 13 कट्टे यूरिया डीएपी ऊपर से जंतुनाशक पड़ेगा, उसकी गारंटी ले लोगे कि नहीं लोगों को कैंसर करने की? जो उस आलू ने खावेगा वो कैंसर हुए बिना बच सके? बताओ आप। इतना जहर हम खेतों में डालते हैं और इसका परिणाम, अब बोलियो मेरे पीछे, आप में जो 40-50 साल के लोग बैठे, ईमानदारी से बताओ, 40-50 साल पहले कैंसर नाम की बीमारी को कोई जानता था? हार्ट अटैक को कोई जानता था? शुगर डायबिटीज को कोई जानता था? किसी की किडनी फेल होगी कोई जानता था? किसी की पेनक्रियाज होगी फेल कोई जानता था? कोई बीमारियां नहीं थी। ये अस्पतालों की इतनी बड़ी चेन नहीं थी, डॉक्टरों की इतनी बड़ी टीम नहीं थी। 100 साल तक बूढ़े जीवे थे, सब स्वस्थ थे। और मजे की बात, कमाल हो गया देश में। अभी 8 साल की एक बच्ची हमारे गुजरात सूरत में स्कूल में पढ़ रही, बेंच पे बैठी, गिर गई और मर गई। अस्पताल में ले गए, पोस्टमार्टम किया तो हार्ट अटैक। कितने साल की? 8 साल की। एक अहमदाबाद में 13 साल की बच्ची गिरी, मर गई, पोस्टमार्टम किया, हार्ट अटैक। एक लड़का +2 का सीढ़ियों में चढ़ रहा, स्कूल में गिर गया, मर गया, हार्ट अटैक। मैदान में खेल रहा, हार्ट अटैक। यूं तो सुनते थे 60-70 साल पीछे हार्ट में गड़बड़ होने लगी थी, लेकिन अब तो ये हार्ट अटैक 10, 12, 8, 10 साल के बच्चों में भी ले आए। भाई बिना कारण के दुनिया में कार्य होता है क्या? मैंने शास्त्र पढ़े थोड़े बहुत, वहां लिखा है दर्शन शास्त्र में, कारणाभावात कार्य भाव, न तो कारणाभावात कार्य भाव। कोई आदमी न्यू कहे अगर भाई बादल कभी नहीं थे, बारिश बहुत हुई, यह बात समझ में आने की है क्या? कोई आदमी यूं कहे धुआं बहुत था, आग बिल्कुल नहीं थी, नहीं होगा भाई। धुआं वहीं होगा जहां अग्नि होगी, वर्षा वहीं होगी जहां बादल होगा। कोई आदमी न्यू कहे रात में मेरे साथ पार्टी में था, बड़ा खाया, ठीक ठाक बोल रहा था, तड़के ही मर गया। चले कि नहीं ये प्रोग्राम? एकदम नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। हम इतना जहर पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, भोजन के द्वारा, साग सब्जी के द्वारा, जितने हम बैठे ना मेरे सहित, सब स्लो पॉइजन डेली खा रहे हैं, सब जहर हमारे शरीरों में जा रहा है। और आज पर्यावरण दिवस है, मेरे आदरणीय कृषि वैज्ञानिक यहाँ पर है, हमारे सम्मानित वाइस चांसलर यहाँ पर है, वो गलत हो तो मेरी बात को काटें। ध्यान करो, ये जो यूरिया डीएपी आप खेत में यूं डालते हो ना, यूं छिड़कते हो ना, यूं छिड़कते हो ना, इस यूरिया डीएपी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन है। यूरिया में नाइट्रोजन जब आप खेत में डालते हो ना इसको, तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। जब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आता तो तीसरी गैस पैदा होती है, उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। वो क्या है? कहते हैं इस पर्यावरण को दूषित करने में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आप जो यूरिया डीएपी डालते हो ना, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है। 312 गुना ज्यादा खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया जो आप डालते हो। समझ में आ गई बात? कितना पाप, कितना अधर्म हम कर रहे हैं, और ये पता है लोगों को, आपको जानकारी नहीं दी जाती। आज हम पर्यावरण दिवस पर बैठे, करोड़ों टन यूरिया धरती पर वो डालता है देश और दुनिया। कितना नाइट्रस ऑक्साइड हम आकाश में देते हैं, कितना पर्यावरण को गंदा करते हैं। और भाई और बहनों, सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कोरोना से तो हमको बचा दिया था मेहनत करके, लेकिन आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, तूफान आ गया, कौन सी वैक्सीन दोगे? अतिवृष्टि होगी, कैसे रोकोगे?
यूरोप के देशों में आग, जंगल जल रहे हैं, कैसे रोकोगे? वहां लूएं चल रही हैं, कैसे रोकोगे? अरब के देशों में बाढ़ आ रही, कैसे रोकोगे? ये सारा संकट हमने पर्यावरण को दूषित किया। तो आप और हम इस दिशा में सोचें। हमारे छोटे छोटे बच्चे, 6 साल का बच्चा कैंसर से जूझ रहा है, उसने कौन सा नशा किया है, कौन सी दारू पी है, कौन सा व्यसन किया है, उसमें कैंसर कहां से आ गया, हार्ट अटैक कहां से आ गया, और छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज कहां से आ गई? ये सब का सब इस रसायन युक्त जहर वाली खेती के कारण है। अभी एक डॉक्टर ममता शर्मा, राजस्थान की साइंटिस्ट है, उसने रिसर्च किया पिछले दिनों। उसने 30 ऐसी माएं जिन्होंने 1-1 महीने के बच्चों को जन्म दिया, उनको पकड़ा और उन छोटे मासूम बच्चों के ब्लड सैंपल लिए, 30 बच्चों के, और लैब में ले गई तो 30 के 30 बच्चों के ब्लड में पेस्टिसाइड पाए गए। 30 के 30 बच्चों। उस मां का दूध टेस्ट किया, उसमें यूरिया पाया। उसके शरीर में जहर कहां से आया? गाय भैंस को जो चारा खिलाते उसमें जहर वो अंदर जाता है। आज धरती माँ को, जिसको हम कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या, धरती हमारी माँ जो हमें जन्म से अंतिम समय तक शरण देती है, आज हम सब ने उसको जहरीला बना दिया। थोड़े से लालच के कारण, उत्पादन के कारण हमने उसको जहरीला बना दिया, सारी दुनिया को बीमार कर दिया। आज ये स्थिति है। पिछले वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए का यूरिया डीएपी भारत सरकार ने विदेशों से मंगाया। 2 लाख करोड़। कितना धन विदेश में जा रहा? बदले में जहर धरती खा रही है और उसके बाद बीमार होकर अस्पताल में जाते हैं, वहां जेब साफ होती है। अगली अंतिम बात इसकी, हमारे मनसुख मांडविया जी, अब वाले मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी से पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने मेरे को बताया, वो उर्वरक मंत्री भी थे, मेरे पास आते थे, राजभवन में मिलते थे। उन्होंने बताया कि जी मैंने एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स की एक टीम बनाई और उनकी ड्यूटी लगाई देश में जहां जहां यूरिया डीएपी कीटनाशक का प्रयोग होता है वहां के लोगों के स्वास्थ्य के ब्लड सैंपल लेकर रिसर्च करवाओ। तो वहां के डॉक्टर्स ने जो रिसर्च दी वो ध्यान से सुनना कितनी खतरनाक है। उस रिसर्च में डॉक्टर्स ने कहा कि जहां जहां रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग है वहां बाकी जगह से 3 गुना ज्यादा कैंसर लोगों में पाया गया। वहां हाइपरटेंशन लोगों में, ब्लड प्रेशर की बीमारी पाई, हार्ट की डिजीज मिली और पाया माता पिता पढ़े लिखे हैं, हाई क्वालिफाइड हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनके बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो रहे हैं। मंदबुद्धि। गर्भ में जो बालक है और ये पेस्टिसाइड जहर मां खा रही है, उसका परिणाम गर्भस्थ बच्चों को मंदबुद्धि बना रहा है। अगली रिपोर्ट इससे भी खतरनाक। उसमें कहा कि बच्चों के डीएनए चेंज हो रहे हैं इस जहर के अत्यधिक प्रयोग के कारण, और आने वाले समय पर यूं ही चलता रहा तो हमारे बेटे बेटियां आगे संतान करने योग्य नहीं बचेंगे। समझ में आ गई बात? जुटे रहो और जुटाते रहो। फैमिली प्लानिंग की जरूरत नहीं, अपने आप ही हो जाएगी यूं चलते रहे तो। इतना बुरा हाल इसका परिणाम है मेरे भाई और बहनों। अब अगली बात, तुम इसलिए प्राकृतिक खेती नहीं करते कि हमारी पैदावार कम हो जाएगी, यही है ना भाई लोगों? अब मैं समापन की ओर आता हूं, ध्यान से सुनना है। लेकिन इस बात से कतई बेचैन रहो। हमारे आजकल साइंटिस्ट लोग और कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि यदि आप रसायन मुक्त खेती करोगे तो श्रीलंका की तरह भूखे मरोगे। लेकिन श्रीलंका ने जो खेती की थी वो जैविक खेती की थी, उसमें भूखे मरोगे, लेकिन प्राकृतिक खेती में भूखे नहीं मरोगे।
प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होता, ये मैं गारंटी देता हूं। मैं खुद 200 एकड़ में खेती करता हूं और गुजरात में इस समय 9 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। आंध्र प्रदेश में 10 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। देश की अलग अलग कोनों में करते हैं। प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत ही बिल्कुल अलग है। जैविक खेती ये नहीं है, ये खेती विशुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। ये खेती केचुए की खेती है, मित्र कीट की खेती है। जंगल में जैसे यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं, गोबर की खाद जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, वहां सब कुछ है। यही नियम हमारे खेतों में एक समय के बाद काम करेगा। अब मैं प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत की ओर बढ़ता हूं। ये क्या है? इसमें हमने जीवाणु पैदा करना धरती में। यहां पर बैठे साइंटिस्ट महानुभाव कहेंगे आप फास्फोरस कहां से लाओगे, पोटास कहां से लाओगे, नाइट्रोजन कहां से लाओगे, ये तत्व कहां से पैदा करोगे? अब मैं बताता हूं कैसे पैदा होंगे। मैंने डॉक्टर बलजीत सारंग जी को गधे का, घोड़े का, ऊंट का, बकरी का, भैंस का, देसी गाय का, ऑस्ट्रन फ्रीजन गाय का, जर्सी गाय का, सबके इनके गोबर इकट्ठे करके सुखा के मैंने थैली भरी और उन पर नंबर लगाए 1 से 9 तक। इनको नहीं पता था कि किस थैली में किस पशु का गोबर है। मेरे को पता था। मैंने डायरी में लिख दिया था 1 नंबर में भैंस का है, 2 नंबर में ऊंट का है, 3 नंबर में बकरी का, 4 नंबर में घोड़े का, 5 नंबर में देसी गाय का, इसमें ऑस्ट्रन फ्रीजन जर्सी का। इनको मैंने थैलियां भेजी। ये माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 6 महीने उसके ऊपर लगाए और पूरी खोजबीज करने के बाद इन्होंने मेरे को जो थैली पकड़ाई ना, वो थी भारतीय नस्ल की देसी गाय साहिवाल की। और इन्होंने कहा ये भंडार है सूक्ष्म जीवाणुओं का, ये है खेती की जान, ये है मिट्टी को, धरती माँ को उपजाऊ बनाने का तरीका। इनको सबके गौमूत्र भेजे, मतलब मूत्र भेजे, और मूत्र में भी देसी गाय का ही गौमूत्र ही बोलते हैं उसको, वो वरदान है, वो खनिज का भंडार है। और देसी गाय का गोबर सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में, ध्यान करो, 300 से 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु है। 300 से 500 करोड़ तक। और ये साहिवाल में नहीं है। साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, अंगोल, गंगा तीरी, भारत में जो देसी नस्लें हैं सभी में ये गुणवत्ता गोबर गौमूत्र में। और हम प्राकृतिक खेती में क्या करते हैं, इसकी बाद में जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक खेती में शुरू में पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि यूरिया डीएपी ने धरती को बंजर बना दिया, सारे केचुए मार दिए, सारे सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, मित्र पक्षी मार दिए, जंतुओं की प्रजातियां लुप्त कर दी, तबाह कर दिया। अब उनको दोबारा जिंदा करने के लिए, धरती में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है देसी गौ माता। और उसमें हम 2-3 चीज करते हैं। एक बनाते हैं जीवामृत, एक बनाते हैं घन जीवामृत। और कितना सरल तरीका, बाजार से कुछ नहीं लाना किसान भाइयों, घर के घर में सब कुछ मिलेगा। थारे को लूट लिया इन कंपनियों ने, इस बाजार ने। तुम जो कमाते सारा ये ले जाते हैं। प्राकृतिक खेती में घर में बस एक गाय की जरूरत है, गाय की। बालक दूध पीवेंगे, तुम बलवान बनोगे। और गौ माता वो गोबर गौमूत्र से खेती कराएगी। कैसे, इसको सुनो। एक ड्रम ले लो 200 लीटर का, खाली कबाड़ी से, उन्हें पानी से भर लो, लगभग 180 किलो। ये देसी गाय 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गौमूत्र देती है। वो ड्रम में डालो। अरे ड्रम ने छाए में रखो, पशु जाबदा छाए में, धूप में नहीं रखना। और इसमें 1.5 से 2 किलो कैसा भी गुड़, पुराना धुराना खराब, वो डालो। और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, किसी भी दाल का,
वो डाल दो और 2 मुट्ठी मिट्टी किसी पेड़ के नीचे की डाल दो। आप कहोगे खेत की क्यों नहीं, खेत में तो तुमने छोड़ा ही कुछ नहीं, उसमें ही कुछ नहीं, वो तो बंजर बन गई जमीन, उसमें जीवाणु नहीं है। पेड़ के नीचे आपने यूरिया डीएपी नहीं डाला, जहर नहीं डाले, इसलिए वहां जीवाणु है, वो मिट्टी डाल ली। अब ये 3-4 चीज डल गई, लकड़ी का एक डंडा लो, 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, घड़ी की सुई की तरह दिन में 2 बार घोलना है इसको, 5 दिन घोलो। 6ठे दिन 1 एकड़ के खेत का खाद मिलेगा तुमको। कैसे मिलेगा इसकी साइंस समझो, विज्ञान। अब बोलना है आपने, गाय के 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 सूक्ष्म जीवाणु है, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे, बोलो बोलो भाई। अब कहोगे हम लाला जी थोड़ा ही, हम तो किसान हैं, गिनती तो लाला जी करेंगे। पता कितने होंगे, मैं बताता हूं, 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होंगे 10 किलो गोबर में। कितने? 30 लाख करोड़। और ये डॉक्टर बलजीत सारंग जी ना, इन्होंने रिसर्च करके बताया, और इनके बाद फिर मैंने अपनी 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरे पास गुजरात में, उन सब में मैंने टेस्ट करवाया, जो रिजल्ट इन्होंने दिया वही सब ने दिया। उसमें क्या पाया कि वो सूक्ष्म जीवाणु, जब ये घोल बनाओगे तो हर 20 मिनट में सूक्ष्म जीवाणु डबल होंगे, हर 20 मिनट। यानी कि 30 लाख करोड़ 20 मिनट के बाद कितने होंगे, बोलो 60 लाख करोड़, और अगली 20 मिनट के बाद 120 लाख करोड़, और कब तक होंगे, 72 घंटे तक ये यूं ही बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? कारण कि इन सूक्ष्म जीवाणुओं को जो बेसन दिया ना, वो प्रोटीन है, वो उसको खा के बलवान होंगे, स्वस्थ होंगे, पहलवान होंगे। और जो गुड़ डाला है उसे मल्टीप्लाई, उनकी संख्या बढ़ेगी। और मिट्टी जो डाली है उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु, उसमें जामुन का काम होगा। समझते हो ना? जैसे 1 क्विंटल दूध में 50 ग्राम दही डाल दो, सारा दूध में दही में बदल जाएगा कि नहीं? अरे कमजोर लोगों बोल लो तो, बदल जाएगा ना। वही काम धरती में यूं काम करेगा। जब 6 दिन के बाद इसे खेत में स्प्रिंकल से, ड्रिप से या नाके में धरकर पानी से छोड़ दो, तो ये सारे खेत में फैलेगा। गौ माता के पेट में एक तरह के नहीं, सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु हैं। भगवान ने उसके पेट में सूक्ष्म जीवाणुओं की फैक्ट्री लगाकर भेजा। और ये सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं, सुनो, ये जो कहते ना, ये नाइट्रोजन कहां से आएगा? ये जो आकाश है ना, हवा, इसमें 78.5% नाइट्रोजन है। ये जो बादल बरसेंगे ना, और बिजली कड़केगी, एक बार बिजली कड़केगी ना, हजारों टन यूरिया पैदा होता आकाश में। और ये यूरिया भगवान की फैक्ट्री का है। थारे वाले यूरिया के तो बराबर का निकलो, फैक्ट्री में बदबू आवे। और भगवान की इस फैक्ट्री के नाइट्रोजन की तो लोग प्रणाम करें सभी, वो ईश्वर की फैक्ट्री का है। और ये जो सूक्ष्म जीवाणु है ना, जो इस ड्रम में पैदा हुए, ये आकाश से उस नाइट्रोजन को खींच के लेते, खा के भोजन बना के पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। समझ में आ गई? ये नाइट्रोजन पूरा होगा, ये तरीका। अगली बात सुनो, इस धरती में सब तरह के पोषक तत्व हैं, सब तरह के पोषक तत्व, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर सब हैं। लेकिन ये तत्व अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। इनसे भोजन बनाने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते। इसको बड़े ध्यान से सुनो। आप सबके घर में रसोई है कि नहीं? नहीं चल रहा काम थारा? रसोई तो होगी, है ना? अच्छा सुनो ध्यान से, आपकी रसोई में घी है, तेल है, नमक है, चावल है, आटा है, मोदी जी की दी हुई गैस भी है, सारी चीज है।
लेकिन रोटी बनाने वाला ना हो, माँ बहन रोटी ना बनावे, कुक रोटी ना बनावे, तो भोजन बनकर अपने आप बाहर आ जाएगा क्या? क्यों भाई? रोटी बनाने का सारा सामान है, सारा सामान है, पर रोटी बनाने वाला नहीं हो तो अपने आप भोजन बन जाएगा क्या? नहीं बना ना। अब सुनो ध्यान से, पूरा दिमाग को केंद्रित करो। ये जो धरती माँ है ना, इसमें पौधे को भोजन देने का सारा सामान है, पर इस सामान्य पौधे का भोजन बनाने का काम गौ माता के पेट से निकले हुए सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। उन तत्वों को ये खाते हैं, फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन को तोड़ते हैं, खाते हैं, भोजन पकाते और पौधे की जड़ को देते हैं। केचुआ ये यही काम करता, मित्र कीट यही काम करते। आगे समझ में? इसका मोटा उदाहरण तो कोई नहीं, कमजोर विद्यार्थी हो, आगे समझ में। अब न्यू बताओ, आपने ये जो यूरिया डीएपी डालते हो ना, ये भी भोजन, इससे भी भोजन पौधे का सूक्ष्म जीवाणु ही बनाते हैं। और अभी मैं थोड़े बहुत जिंदा इसलिए काम चल रहा, वो नहीं बचेंगे ना मरेंगे। यूरिया डाल के भी धरती में कुछ नहीं होगा। यूनेस्को की रिपोर्ट है, रासायनिक खेती यूं ही चलती रही अगले 40 साल तो सारे देश और दुनिया की धरती ऐसे बनेगी जैसे घर का फर्श होता है, घास का तिनका भी नहीं जमना। यह हाल होने वाला है। सारी धरती पर इस प्रकृति के संतुलन को बनाने का काम सूक्ष्म जीवाणु और ये जीव जंतु करते हैं। इन सब को हमने मार दिया, केचुए को हमने मार दिया। अब मेरा वो चलाना भाई, ये है आपको, वो केचुए वाला चला। ये केचुआ क्या काम करता है इसको देखो ध्यान से। इस वीडियो, ये तो दूसरा चला दिया आपने, पहले वो चलाओ। ये मेरे खेत का उदाहरण मिलेगा आपने। ये केचुआ जो है ये तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। देखो, ये धरती में यूं जाता, दूसरे से आता, इस छेद से जाता, इससे आता है, और धरती में ये 8 से 10 फीट तक छिद्र करता है। ये सुनो, देखो ध्यान से। किसान भाइयों, आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो एकदम धरती से बाहर निकला और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब आपने देखा भाइयों, किसान जितने बैठे हैं, थारे खेत में इतने केचुए हैं कहीं?
जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनके सब में मिलेंगे। जो कोई है आप में प्राकृतिक खेती करने वाला? सब में है कि नहीं है केचुए? ये है खेत की जान। अब सुनो इसके ज्ञान को। ये जो केचुआ है एक जीवन में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है। और ये केचुआ जितनी भी ऐसी गैसेज हैं जो खतरनाक पर्यावरण को दूषित करती हैं, आज पर्यावरण डे है, उस गैसेज को अपने शरीर में संचित करता है। और ये केचुआ सूक्ष्म जीवाणु ऑर्गेनिक कार्बन के सिलेंडर है, भंडार है। ये जब मरता है तो धरती के 17 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। और ये केचुआ जिस खेत में रहता है उस खेत की जिस मिट्टी को खाकर पेट से बाहर निकालता है, उस खेत की मिट्टी से इसके पेट से निकली मिट्टी में 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है और 11 गुना ज्यादा पोटास है। ये है वरदान। और ये धरती की जुताई करता है, तुम्हें जुताई करने की जरूरत नहीं है। ये साइंटिस्ट ही बताते हैं। एक एक एकड़ में 20 लाख तक काम करता है। और ये बिना पैसे का मजदूर, मनरेगा वाले तो सामने 300 रुपए मांगते, ना दो तो अकड़ते। ये बेचारा एक पैसा नहीं मांगता, 24 घंटे का मजदूर रहता और मरेगा तो जीवन देगा और जीता है तो काम करता है। ये तो दिखता है, तब ने क्या काम करे? जितने तुम खेती करते हो इसे केचुए ना पकड़ो और यहाँ मेज पे रखो और इस पे यूरिया डालो, बताओ जीवेगा कि मरेगा? और इस पे गाय का गोबर डालो तो जिएगा और परिवार बढ़ाएगा। हमने मारने का काम किया। रासायनिक खेती हिंसक खेती है। इसने लोगों की विचारधारा को हिंसक बना दिया। और ये मैं नहीं कहता, कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार से ही मानव का मन अच्छा और बुरा बनता है। हम इतने लोग बैठे हैं, चुपचाप बैठे हो कि नहीं? एक ने दारू पिया दो, फिर देख 15 मिनट में क्या होगा। बताओ क्या होगा? न्यू बताओ, खान का प्रभाव है कि नहीं? सारे ठीक ठाक 15 ही मिनट में रूप बदल देगा। भाई जो खाते हो ना जहर, पशु मार दिए, जीव जंतु मार दिए, दुनिया को कैंसर कर दिया, हार्ट अटैक कर दिया, सब मार दिया। इसका परिणाम हम कहीं पार्किंग में गाड़ी लगानी, वहां भी गोली चल जाए, सड़क पे जा रहे थोड़ा सा कुछ हो जाए सीधा गुस्सा बजाए, मुकदमे चल रहे, भाई भाइयों के चल रहे, पड़ोसियों के चल रहे, दुनिया लड़ रही, कत्लेआम मच रही, कोई किसी ने देखकर राजी नहीं। ईर्ष्या द्वेष कहां से आया? ये जहर वाली रासायनिक खेती का परिणाम। सब प्राणी मारने का काम, जीवन देने का काम नहीं। भाइयों, हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर का मानना ये नहीं है कि मंदिर में जाओ और पूजा करो। ईश्वर के लिए शास्त्र में लिखा है, भगवान की व्यवस्था में सहयोग करना ही ईश्वर पूजा। भगवान ने अच्छा तालाब दिए, शुद्ध रखो, जंगल बढ़िया बनाए, उनको साफ रखो, पानी को पवित्र रखो, दूषित मत करो, धरती को अमृत बनाओ, दुनिया को जीवन दो। हम जीवन दे नहीं सकते तो हमें जीवन लेने का अधिकार नहीं है। बहुत बड़ा पाप रासायनिक खेती के द्वारा धरती पर हो रहा। पर्यावरण खत्म। पानी की बोतल कौन लिए फिरे था 30 साल पहले? खाल में मुंह दे पड़ के पीवे थे, गेंडो भी चला जाते, पानी भी पिया जाते था कि नहीं प्रोग्राम? और याद है 30 साल पहले 15 फीट पे पानी था इस हरियाणा में। ये जो है ना हमारी बेल्ट पर मुख्यमंत्री जी, हमारी अंबाला से लेकर दिल्ली तक जमुना का किनारा, हैंड पंप 1 घंटे में लगा हुआ था, 15 फुट पे पानी था। आज डार्क जोन घोषित हो गए। क्यों हो गए? अब इसने देखो अगली चला भाई, ये डार्क जोन कैसे बने ये देखो ध्यान से। किसान भाई और बहनों, 5 जून 2024 की एक घटना है कि गुरुकुल ज्योतिसर जिला कुरुक्षेत्र में
छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण हमने अपने पड़ोसी ऐसे एक किसान से 5 एकड़ जमीन लीज पर ली जिसमें छात्रों के लिए ग्राउंड बनाया जा सके। उसकी फेंसिंग के लिए प्रबंधक समिति ने निर्णय लिया कि उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा जमीन में होल करके पाइप लगाकर उसमें तार फेंसिंग की जाए ताकि बच्चे अंदर सुरक्षित रह सकें। तो उसमें ड्रिल मशीन से जब हम छिद्र करने लगे तो जोर लगा करके भी 63 सीसी का इंजन उस भूमि में 2 इंच से ज्यादा छिद्र नहीं कर पाया। और दूसरी जगह जब होल किया वहां पर भी मशीन फेल हो गई। लेकिन फिर हमने विचार किया कि ये जमीन इतनी कठोर क्यों है? क्या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जिस जमीन में हम प्राकृतिक खेती करते हैं क्या वो भी जमीन इतनी कठोर है? तो हम ड्रिल मशीन को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में लेकर के गए। तो वहां पर जब ड्रिल की गई तो कुल 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, ये सब कुछ अंतर किस बात का है कि हमने देखा कि जिस किसान से हमने ग्राउंड के लिए जमीन लीज पर ली है उसमें किसान पिछले 40-45 वर्षों से केवल रासायनिक खेती करता है, जिसका परिणाम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने सभी केचुए, अर्थवर्म मार दिए, सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए, धरती पत्थर बन गई, बंजर बन गई। इसका परिणाम है कि इस समय भारत की धरती पानी नहीं पी रही। वर्षा जल जब बरसता है तो ऊपर वाली 6 इंच मिट्टी को बहा करके ले जाता, बाढ़ आ जाती है। और भूमिगत जल को हम ट्यूबवेलों के द्वारा, पंप्स के द्वारा खींच करके निकाल रहे हैं और वर्षा जल धरती माता पी नहीं रही है। इस कारण भूमिगत जल घटता जा रहा है, जमीन बंजर होती जा रही, पत्थर होती जा रही। जबकि गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती फार्म में कुल 30 सेकंड में वही मशीन 2.5 फीट का छिद्र बनाने में तत्काल समर्थ होती है, क्योंकि हमारे खेतों में प्राकृतिक खेती होती है। ये देखा भाई लोगों, ये सत्य घटना। इसके बाद मैंने देश के अलग अलग भागों में ये परीक्षण करवाए। ये जो यूरिया डीएपी डालते ना, डीएपी ये तो पत्थर ही है। डीएपी खेत में डालो 6 महीने तक नहीं गलता, और ये दोनों मिलके इसमें नमक की इतनी मात्रा धरती के स्रोत को बंद कर दिया और पत्थर बना दी। ऊपर की जुताई करते आप 6, 7, 10 इंच की, इसके नीचे अपने अपने खेत में जा करके ये परीक्षण कराना। एक इतनी मोटी लेयर बन चुकी सारे देश में, बारिश बरसती है नीचे पानी नहीं जाता, निकाल तो रहे हो और वर्षा जल नीचे नहीं जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को पीने का भी पानी नहीं मिलेगा, खेती तो दूर की बात है। ये पाप हम इस रासायनिक खेती से कर रहे हैं। यदि नहीं समझे, नहीं संभले तो बहुत लेट हो जाओगे। ये बहुत जरूरी है ये काम करने का। भाई और बहनों, अंत में मैं निवेदन करता हूं, प्राकृतिक खेती में उत्पादन बिल्कुल नहीं घटता। इसके 5 आयाम हैं। बीजामृत, उससे हम बीज को संस्कारित करते हैं। घन जीवामृत, गोबर की खाद में यही चीज पड़ती जो मैंने बताई, गुड़, बेसन, ये ऐसा खाद जो 6 महीने भी खराब नहीं होता। बोने से पहले वो हम डालते हैं। 1 टन हम आजकल डलवाते हैं 1 एकड़ में। क्यों? जरूरत नहीं है, 2 क्विंटल से ही काम चलेगा बाद में। इसलिए शुरू में 1 टन डालना पड़ेगा कि सूक्ष्म जीवाणु सब मार दिए, केचुआ मार दिया। इनको दोबारा धरती में पैदा करने के लिए 1 टन आपने कुल 3 साल 1 एकड़ में डालना है।
उसके बाद केवल 2 क्विंटल से काम चलेगा घन जीवामृत। और जीवामृत मैंने बताया हर पानी से दे दो, उसका स्प्रे दे दो। मैं आज भी अपने वैज्ञानिकों के बीच में कह रहा था, हमारे यहाँ 5 यूनिवर्सिटी वहां रिसर्च की गई है, दांतेवाड़ा यूनिवर्सिटी में, आनंद यूनिवर्सिटी में, जूनागढ़ में, और उन्होंने 3 साल की रिसर्च के बाद रिपोर्ट दी। और क्या रिपोर्ट आई है? प्राकृतिक खेती में उत्पादन बिल्कुल नहीं घटता, उतना ही होगा जितना रासायनिक में होता है पहले साल, और उसके बाद हर साल प्राकृतिक खेती में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मेरे खेत में डॉक्टर यहां पर बैठे हैं, दोनों देखते हैं खेत को, डॉक्टर हरिओम जी, पूरे देश के कृषि वैज्ञानिक इनके पास ट्रेनिंग लेने के आते हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। बाहर के देशों के भी लोग प्रधानमंत्री जी ने भेजे हैं, सारे देश के कृषि वैज्ञानिक वहां ट्रेनिंग लेते हैं और ये परम सिद्ध हो गया, इससे उत्पादन नहीं घटता। प्रधानमंत्री जी ने कई घंटे कई बार मेरे को बुलाया और डीप इसके बारे में जाना कि ये प्राकृतिक खेती क्या और जैविक क्या है, और उन्होंने फिर रिसर्च करवाया। रिसर्च करने के बाद प्रधानमंत्री जी को पक्का विश्वास होगा ये पद्धति देश को बचाएगी, तो उन्होंने 1 अप्रैल से, इस 1 अप्रैल से प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया और 1481 करोड़ रुपया पहली बार इस मिशन के लिए पूरे देश में दिया है कि ये पद्धति का एक ही तरीका फैलाने को और कोई तरीका नहीं, इसमें लागत तो है नहीं, बाहर से कुछ लाना नहीं, लेकिन यदि इस चीज में कमजोरी होगी तो ये पद्धति कभी नहीं पनप सकती। है मेरा प्रैक्टिकल अनुभव। ये खेती केवल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। जो लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं, जहां जहां आप लोगों ने ट्रेनिंग केंद्र बनाए, उनको यूं ही नहीं पता जैविक खेती क्या और प्राकृतिक खेती क्या, तो लोगों को ट्रेनिंग क्या हो। सबसे पहले ट्रेनिंग देने वाले बिल्कुल निपुण होने चाहिए, और जब वो खेती 5 सूत्र हैं, बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, वापसा निर्माण और एक समय अनेक तरह की फसलों को लगाना, ये 5 नियम है इस खेती के। ऐसे प्राकृतिक खेती के किसान हैं जो 1 एकड़ से 8 से 10 लाख रुपया तक कमाता है 1 एकड़ से। आपको मैं मिलवा सकता हूं। यहाँ पर कपिल शर्मा आया, क्या नाम अपने कपिल शर्मा जिंदाबाद, वो देखो कहाँ के हैं, सोनीपत के। ये 1 एकड़ से इतने पैसे कमाता कि नहीं भाई? ये देखो, ये प्राकृतिक खेती, ये और ये हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा कामयाब है। कैसी भी खेती करो आप, कारण क्या है? प्राकृतिक खेती से पहले ही साल धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना शुरू हो जाता है, पहले ही साल के। यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता नहीं, घटता, ये मैं गारंटी देता हूं। और दूसरी गारंटी मेरी, प्राकृतिक खेती से पहले ही साल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। इतना ही कहते आप सबका धन्यवाद। मेरा निवेदन भाइयों, तुम सारे खेत में मत करो, उतने में तो कर लो जितने में थारे पोते कैंसर और बीमारी से बचे रहे। तुम अपने लिए तो कर लो कम से कम। जब अपने लिए करोगे अपने आप बढ़ जाओगे आगे। कोई ऐसा ना बचे जो अपने लिए ना करे, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है। आपको जदि किसी शिक्षा मिली था तो चैनल रे कमेंट करंतु, आउ जदि किसी शिखिबा चाहते से विषय भी कमेंट करंतु। आउ ए चैनल रे जदि आप किसी शिखिबा मिली था तो आपण ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जेमिति अन्य किसी वीडियो आसिले आपनको नोटिफिकेशन आसी जीवो। आउ ए चैनल रे जदि किसी आपन शिखिबा मिली था तो अन्य को शेयर करंतु।